तो एमपी हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री की अगर हम देखें तो जो शुरुआत होती है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड से होती है। और प्रागैतिहासिक काल को अगर हम देखें कि भाई हम डिवाइड कैसे करते हैं, तो पहले समझिए भारतीय इतिहास को, एक मिनट, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को बेटा अगर हम देखें तो इन्हें हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो अगर हम देखें जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो लिखित रिटर्न एविडेंस हैं, उनके बिहाफ में हम इन्हें डिवाइड करते हैं। तो 3 हिस्सों में अगर हम देखें तो एक है आपका प्रागैतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक और एक है ऐतिहासिक। पहले आपको इन 3 में डिवाइड करना है। ओवरऑल अगर हम पूरे भारतीय इतिहास का विभाजन करें किस तरीके से, प्रागैतिहासिक को हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। तो पहले तो हमने 3 में डिवाइड किया, क्या क्या, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। ठीक है, तो प्री मतलब कैसा, एकदम पहले का प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक यानी आद्य ऐतिहासिक, और फिर हिस्टोरिक यानी कि ऐतिहासिक काल। अब इनको डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे सबसे पहले हम देखें तो लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध, जो भी रिटर्न एविडेंस हैं वो हैं ही नहीं, प्रागैतिहास, ठीक है ना। केवल किस पर बेस्ड होगा ये, तो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं आपके, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हैं, बस केवल वही होते हैं प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, और जैसे जो पाषाणकालीन है हमारा पैलियोलिथिक कल्चर जो है, पाषाणकालीन सभ्यता, पाषाणकालीन संस्कृति जो है, वो हमारी किसके अंतर्गत आती है, तो जो अब पाषाण काल को हम आगे डिवाइड करेंगे कि भाई कौन कौन से पाषाण काल होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि लिखित साक्ष्य कैसे हैं, कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है रिटर्न में, सिर्फ क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो हैं या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हैं यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। दूसरा आता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक में मतलब क्या है कि लिखित साक्ष्य हैं तो, लेकिन पढ़े नहीं गए। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें लिखित साक्ष्य तो थे, रिटर्न, इनकी अपनी स्क्रिप्ट या लिपि तो है, लेकिन हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए। तो वो स्थिति कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो वस्तुएं मिली, जो रिटर्न एविडेंस मिले, वो लिपि तो है उनकी, उन्होंने कुछ लिखा तो है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए हैं। तो क्या हो रहा है बेटा, लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय, मतलब जो रिटर्न एविडेंस हैं वो हैं तो, लेकिन आज तक उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ये प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक, यानी फिर से यहाँ किस पे निर्भर होंगे हम, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे, मतलब जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उन्हीं पे निर्भरता बनी रहेगी। तीसरी स्थिति क्या है, हिस्टोरिक पीरियड की। अब हिस्टोरिक पीरियड, इतिहास, इतिहास क्या है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि वो लिखित भी हैं, उपलब्ध भी हैं और पठनीय भी हैं, और इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। तो एक कॉमन चीज़ आपको मिली कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं वो तीनों फेजेस में हैं, चाहे वो कैसा हो, प्रागैतिहासिक काल हो या आद्य ऐतिहासिक हो या ऐतिहासिक हो, यानी कि प्री हिस्टोरिक हो या प्रोटो हिस्टोरिक हो या फिर तीसरा क्या, हिस्टोरिक। तो तीनों में हमें क्या मिल रहा है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिल रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहली में क्या थी, कोई रिटर्न एविडेंस नहीं था, मतलब लिखित में कोई साक्ष्य नहीं है प्रागैतिहास में। आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक में रिटर्न तो हैं, लेकिन उन्हें पढ़ नहीं सके हम। और तीसरी स्थिति क्या है, जहाँ पर क्या है, लिखित भी हैं, उपलब्ध भी हैं और पठनीय भी हैं, मतलब हम उनको रिटर्न एविडेंस जो है उन्हें हम पढ़ पाए हैं, उनको हम समझ पाए हैं कि इनमें लिखा क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें रिटर्न तो मिला है, लेकिन कैसा है वो, पढ़ने योग्य नहीं है या हम उसे समझ नहीं पाए हैं। और जो ऐतिहासिक काल है आपका हिस्टोरिक पीरियड, वो बेटा इसीलिए जब हम देखते हैं लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, महाजनपद काल के आसपास आ गए हम, महाजनपद पीरियड 600 BC की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ये माना जाता है। तो पहली 3 चीज़ें आपकी क्लियर हैं, क्या बताई हमने, एक है आपका लिखित साक्ष्य मतलब अनुपलब्ध और केवल पुरातात्विक साक्ष्य, यानी लैक ऑफ रिटर्न एविडेंस, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल। और ये है क्या आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी एग्जाम्पल में आपका पैलियोलिथिक कल्चर जो पाषाणकालीन सभ्यता है पूरी की पूरी इसके अंतर्गत आ जाती है। फिर दूसरे की बात की प्रोटो हिस्टोरिक में, तो प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक में क्या है,
लिखित तो हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कैसे हैं, अनडेसिफर्ड रिटन एविडेंस। डिपेंडेंट कहाँ पे होंगे, तो फिर से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे ही हम डिपेंडेंट होंगे, और इसमें हमारा जो इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है वो आ जाएगा। तीसरा हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में क्या हो रहा है, हिस्ट्री तो है, मतलब लिखित साक्ष्य भी हैं, उन्हें हमने पढ़े भी हैं, और पुरातात्विक भी हैं। जैसे सिक्के वगैरह ये सब आपके आर्कियोलॉजिकल में आते हैं, सिक्कों को देख के हम बता सकते हैं कि किस पीरियड के, भाई कोई राजा का नाम लिखा है तब भी हमें समझ में आता है, ठीक। तो ये आपका लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है। तो हिस्टोरिक पीरियड में रिटर्न है, आर्कियोलॉजिकल हैं, बोथ सोर्सेस अवेलेबल भी हैं और डेसिफर्ड भी हैं, तो इनको हमने पढ़ा भी है, ये दिखते भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और लगभग कब से, तो अबाउट 6th सेंचुरी BC से ये पीरियड स्टार्ट होता है। तो आपको क्लियर हुआ पहली चीज़ तो कि भारतीय इतिहास में अगर हम काल विभाजन करते हैं और किसके आधार पर कर रहे हैं, लिखित साक्ष्य की उपलब्धता और पठनीयता, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन एविडेंस एंड डेसिफर्ड हैं या नहीं हैं, इसके आधार पर हमने 3 हिस्सों में इतिहास को डिवाइड कर दिया। क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी का लाइव में बेटा? अब इसके बाद जब हम आते हैं किस फेज पर, तो ये पाषाण काल यानी स्टोन एज में हम आ गए हैं। तो स्टोन एज में मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा आपको जब पॉइंट्स में बता रहा था कि इनकी मीनिंग क्या होती है, लिथिक, तो मानव के प्रारंभिक काल के विषय में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनमें पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता है। अब चूंकि पाषाण से जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं उनकी अधिकता है, तो इन्हीं के आधार पर क्या किया गया, इस काल को नाम दे दिया गया पाषाण काल। अब उपकरणों की भिन्नता के आधार पर, ठीक है, तो डिफरेंट जो उपकरण यहाँ पर मिले हैं उनके आधार पर इसे हमने 3 अवस्थाओं में बांटा। एक क्या है, ठीक है, स्टोन एज में पुरा पाषाण काल, पुरा पहले वाला, फिर एक है मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या है, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को ही बेटा हम बोलते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है। तो पैलियोलिथिक पीरियड हो गया। दूसरा मध्य, तो मध्य मतलब मीजोलिथिक पीरियड या एज, और तीसरा है नव पाषाण, और नव को हम बोलते हैं ना इंग्लिश में नियो, ठीक है। तो नव पाषाण कैसा हो गया, नियोलिथिक पीरियड या एज, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारी स्टोन एज है बेटा, पाषाण काल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं, एक है पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल, एक है मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, और एक है नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल। तो इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अब इस पहले वाले को जो पुरापाषाण काल है उसको अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें, तो ये पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक पीरियड है कब से, तो 10 लाख BC से 10,000 BC तक का पीरियड क्या माना जाता है, पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक पीरियड के अंतर्गत आता है। कब से, 10 लाख यानी 10 लाख BC से लेके 10,000 BC तक का जो हमारा टाइम पीरियड है वो पुरापाषाण काल है, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आजीविका किस तरीके की थी, तो शिकार होते थे, खाद्य संग्रह होते थे, ठीक है। और यहाँ पर पहला जो उपकरण खोजा गया था बेटा 1863 में पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा था। तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो खोजा गया वो कहाँ से, पल्लवरम से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चेन्नई है। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे इन्होंने पहला इंस्ट्रूमेंट खोजा था पत्थर का, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पैलियोलिथिक पीरियड है जो 10 लाख BC से लेके 10,000 BC के बीच में आता है। शिकार करते थे तो हंटर्स थे, फूड गैदर्स करते थे, खाद्य संग्रह करते थे। और फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो पाया गया वो पल्लवरम चेन्नई में, कब, 1863 में। भारतीय इतिहास में कुछ हुआ है 1863 में, 1863 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। उनके नाम पर हम एक दिवस भी मनाते हैं, चलो अब तो बता दो, कोई डे मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है उनका जन्म दिवस। युवा हैं आप? अब तो बता दो, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाते हैं, 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी 1863 में किनका जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद, जिनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो ऐसे समझ लो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म पर पहला अस्त्र मिल गया हमें, ठीक है। तो क्या मिल गया यहाँ पे, 1863 में पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पहला उपकरण खोजा था। तो ये आपका पैलियोलिथिक पीरियड है
अच्छे से आपको ध्यान रखना है, पुरापाषाण काल। अब दूसरा पीरियड हम क्या कह रहे थे, मध्यपाषाण, मीजोलिथिक पीरियड। तो मीजोलिथिक कब से, 10,000 से 7,000 बीसी तक का, 10,000 से लेके 7,000 बीसी तक के जो पीरियड को हम देखते हैं वो हम मीजोलिथिक पीरियड के रूप में देखते हैं। और यहाँ पर लाइवलीहुड क्या है बेटा, एक तो ये शिकार करते थे, हंटिंग, मछली का भी, खाद्य संग्रह, फूड गैदरिंग हो ही रही है, और एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मध्यपाषाण काल की जो इम्पोर्टेंट विशेषता है वो है सूक्ष्म पाषाणोपकरण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोलिथिक टूल्स किस फेज में मिले। तो माइक्रोलिथिक टूल्स जो हैं बेटा वो किस फेज में मिले हैं आपको, तो मध्यपाषाण काल जो था इसमें माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हैं। प्रक्षेपास्त्र तकनीक मतलब तीर धनुष। अब प्रक्षेपास्त्र देखो अच्छी बात ये है, कई बार आपको लगता होगा ये कैसा प्रक्षेपास्त्र है, तो बेटा बो एंड एरो जो है, जैसे हमने तीर को ऐसे किया और छोड़ा तो हवा में ही जा रहा है ना, समझ में आ रही ना। तो ये जो है आपका कौन सा पीरियड है, मीजोलिथिक पीरियड, 10,000 बीसी से 7,000 बीसी तक का टाइम पीरियड है। इसमें मछली का भी शिकार किया जाता था, यहाँ पे खाद्य संग्रह भी होता था, पशुपालन भी होता था। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माइक्रोलिथिक टूल्स जो हैं वो यहाँ पर मिले हैं। तो पूछा जाता है किस काल में या किस पीरियड में माइक्रोलिथिक टूल्स जो हैं वो मिले हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, मीजोलिथिक वाला, मीजो में माइक्रो, ठीक है। तो मध्यपाषाण काल में मिले हैं। फिर तीसरा था नियोलिथिक पीरियड। तो 7,000 बीसी से 1,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, कहीं कहीं यहाँ आपको जैसे 4,000 भी मिल जाता है, लेकिन आपको चूंकि 1,000 में भी इसके इंस्ट्रूमेंट मिले हैं तो आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, 7,000 से 1,000 बीसी के बीच में नियोलिथिक पीरियड माना जाता है। और यहाँ पर बेटा कृषि, तो कृषि अभी तक आप ऊपर देख रहे थे क्या, नहीं, तो कृषि मिलेगी आपको, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री मिलेगी, ठीक है, हस्त और चाक निर्मित मृदभांड मिलेंगे, आवास निर्माण मिलेंगे। विशिष्ट क्या है यहाँ पे, तो पॉलिशदार, मतलब उन पे पॉलिश होती थी जो इंस्ट्रूमेंट या उपकरण होते थे, जैसे कुल्हाड़ी, ठीक है। तो खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, आग का प्रयोग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि खाद्यान्न, तो खाद्यान्नों का कहाँ पे, नियोलिथिक पीरियड में, नवपाषाण काल में। और अगर आपसे कहा जाए कि आग का प्रयोग, ठीक है ना, तो फायर का यूज कहाँ पे किया गया है या इसके साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं, तो ना तो प्रागैतिहासिक, ठीक है, समझिएगा अच्छे से, पैलियोलिथिक पीरियड में होंगे क्या, नहीं, कहाँ होंगे, मीजोलिथिक में होंगे, तो पैलियोलिथिक में भी नहीं है, मीजोलिथिक में भी नहीं है, कहाँ है, नियोलिथिक पीरियड में। तो ऐसे समझ लो आग है तो आग से पीट पीट के लोहे से कुल्हाड़ी बना ली, ठीक, तो कुल्हाड़ी और आग कहाँ होगी, नियोलिथिक पीरियड में होगी। जबकि माइक्रो इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोलिथिक इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिल रहे थे हमें, मीजोलिथिक में मिल रहे थे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके 3 पीरियड हो जाते हैं। अब डिफरेंट उपकरण के आधार पर इनको भी, बेसिकली हम अगर कहें तो जो हमारा पुरापाषाण काल था यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड कब से कब तक था, 10 लाख से 10,000 बीसी तक, मीजोलिथिक 10,000 से 7,000 बीसी तक, और नियोलिथिक नवपाषाण काल 7,000 से 1,000, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वो जो 10,000 से 10 लाख से 10,000 तक कौन सा पीरियड था हमारा, बोलो जल्दी से, पैलियोलिथिक या पुरापाषाण काल। उसको हम आगे डिवाइड करते हैं, तो उसको अगर हम डिवाइड करें तो एक हो जाता है पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल। तो क्या हो गया आपका, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। तो पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल की स्थिति क्या है, तो 10 लाख से लेकर बेटा 1 लाख तक। अब चूंकि हमें डिवाइड कितने में करना है, 10 लाख से 10,000 के बीच में ही रहना है, क्योंकि ओवरऑल पैलियोलिथिक पीरियड या पुरापाषाण काल कब से कब तक का है, 10 लाख से 10,000। अब इनको हमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहले निम्न पुरापाषाण, ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक या इसी को हम कहते हैं पूर्व पुरापाषाण काल। तो 10 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका क्या है, निम्न पुरापाषाण काल है। और इसमें क्या मिले हैं, तो हष्ट, कुठार, खंडक, विदर्णी वगैरह मिली हैं। फिर दूसरे पे बात करें मध्य पुरापाषाण, तो अगर हम मध्य पे बात करें तो मध्य में क्या, अब हम कहाँ से आ गए, 10 लाख से 1 लाख तक तो आए थे निम्न में, मध्य में कहाँ, 1 लाख से 40,000 बीसी तक की बात करें। और अगर हम उच्च की बात करें या उत्तर की, तो उच्च पुरापाषाण काल में 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। कभी कभार तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है,
तो देखो पुरापाषाण काल जो था पैलियोलिथिक पीरियड 10 लाख BC से 10,000 BC तक था। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, निम्न, ठीक है, मध्य और उच्च। तो निम्न जो है वो कब से कब तक है, 10 लाख से 1 लाख तक का। मध्य जो है वो 1 लाख, ठीक है, तो कहाँ तक आ गए, 1 लाख से 40,000, ठीक है। और तीसरी बात करें क्या, उच्च। अच्छा, यहाँ से आप लोग इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ क्या है, मध्य पाषाण काल, और अब हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मध्य पुरापाषाण काल। अगर ध्यान नहीं दिया तो आप वहां ऊपर चले जाओगे। हम बेसिकली अगर हम सीधा बोलें तो हम पैलियोलिथिक पीरियड या पुरापाषाण काल के 3 हिस्से जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अब इनमें एक तो लोअर है, निम्न है, फिर दूसरा मध्य है और तीसरा उच्च है, ठीक। तो निम्न, निम्न कहाँ से कहाँ तक, तो निम्न यानी कि पूर्व, और पूर्व यानी 10 लाख से 1 लाख। फिर मध्य वाला, मध्य पुरापाषाण 1 लाख से 40,000, और 40,000 से 10,000 के बीच में क्या आ जाएगा, उच्च पुरापाषाण काल जो है वो आ जाएगा। तो लोअर हो गया, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो है ये यहाँ पर होता है। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में क्या मिल रहा है बेटा, हैंड एक्स मिल रहा है, क्लीवर मिल रहा है, चॉपर मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। मध्य में हम देख रहे हैं तो स्क्रैपर, बोरर्स, मिरर, हैंड एक्स ये मिल रहा है। और अपर की हम जब बात करते हैं तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं कि जो उच्च पुरापाषाण काल है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो है, यहाँ पर ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन आता है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। तो राइस के जो एंसेंट एविडेंस हैं वो कहाँ से, लहुरादेव भारत से, जबकि गेहूं के मेहरगढ़ पाकिस्तान से। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से हमें किसके, ठीक है, गेहूं के, अच्छे से ध्यान रखना है। जबकि चावल के लहुरादेव से। कृषि के कहाँ से, तो गुप्तकाल है बेटा भारत में, तो कृषि और पशुपालन के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्वेश्चन ऐसा आता, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल, मतलब मानव और कुत्ता एक ही जगह, ठीक है, क्या किया गया, इनको एक ही कब्र में दफना दिया गया। तो ये कहाँ से, तो बुर्ज होम, बुर्ज होम खलीफा कहीं है, बुर्ज खलीफा कहाँ है, दुबई में है पक्का, अभी खूब पानी बरस रहा है वहाँ। मज़ेदार बात ये थी कि उनने हमेशा से ये सोचा था कि यार यहाँ तो कहाँ से ठंडी होगी, यहाँ कहाँ से पानी बरसेगा, क्योंकि वो तो रेगिस्तानी लोग हैं। और पता है उन्होंने क्या नहीं बनाए, ड्रेनेज नहीं बनाया। अब सोचो अगर पानी और बरस जाए तो दुबई पता चले पानी में समा जाए। अरे वो तो सब ठीक है, समझे नहीं। अब जैसे भाई आपको लगता है हम तो रेगिस्तान में है, पानी यहाँ तो कभी कभार बरसेगा धोखे धाके से ही, तो किस पे ध्यान नहीं दिया गया। अब यहाँ इतिहास क्या सिखाता है भैया, जब सिंधु घाटी का मोहनजोदाड़ो डूब सकता है तो कुछ भी डूब सकता है। समझ में आ रही ना बात। तो बुर्ज होम में आपको ध्यान रखना है, मानव कंकाल के साथ में कुत्ते के कंकाल गर्तावास मिले हैं। राख के टीले बेटा संगन कल्लू, पिकली हल और उतनूर से मिले हैं, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये कुत्ते वाला याद रखना है। तो अच्छे से बुर्ज होम, ह्यूमन स्केलेटन और डॉग्स स्केलेटन एक ही जगह आपको मिले हैं, मेहरगढ़ से, राइस के और लहुरादेव उत्तर प्रदेश में है भारत के। तो ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस, तो लहुरादेव से, चावल के, मेहरगढ़ से, गेहूं के, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, और बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते के कंकाल, या बोला जाता है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो बुर्ज होम में मिले हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। और एस माउंट्स कहाँ कहाँ हैं बेटा, तो संगना कल्लू, पिकली हल और उतनूर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और जिस काल की जानकारी के हमें कोई लिखित या प्रमाणित समय नहीं प्राप्त होता है, तो आप समझ गए थे कहाँ पे लिखित और प्रमाणित नहीं था, कौन से पीरियड में, पाषाण काल कह दो बढ़िया है, यानी कौन सा, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो वहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिला है। तो ये जो है निम्न मध्य पुरा, ये सब हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा थोड़ा सा कि ताम्रपाषाण काल, तो चैल्कोलिथिक पीरियड और कांस्य, कांसा क्या होता है, ब्रॉन्ज। अच्छा, तांबा एक होता है, एक मिनट, पीतल सुना है, और एक होता है कांसा। किन किन से मिलके बनता है, ब्रास और ब्रॉन्ज, सोच लो तब तक आप अच्छे से।
तो जो चैल्कोलिथिक पीरियड है मतलब ताम्र पाषाण काल जो है ना बेटा वो 2000 BC से 1000 BC के बीच का था। कहाँ से कहाँ तक है? 2000 से 1000 BC तक का है। जबकि कांस्य युगीन, ठीक है, तो ब्रॉन्ज वाली, तो कहाँ से, अगर कहाँ से आपसे कभी पूछा जाए तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ से की थी? क्या हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य हैं या हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा पीरियड, वो कैसी मानी जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। तो ब्रॉन्ज वाली जो है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन जो है या ब्रॉन्ज पीरियड सिविलाइजेशन के रूप में हम किसको जानते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने बात कर ली। हाँ जी, क्या? हाँ, फिर से बोलो एक बार। आपने बताया कि गेहूं और चावल साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य, एविडेंस। एग्रीकल्चर। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एविडेंस में और खेती करना प्रारंभ होना दो अलग अलग बातें हैं भाई। एक चीज हमें मिली, इसके साक्ष्य, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पता है क्या नहीं मिला? लोहा नहीं मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु अनुपस्थित थी, तो आपको शुद्ध रूप से बताना है कि लोहा यहाँ पर नहीं था। और तांबा होगा? सबसे पहली खोजी गई मेटल क्या थी? तो तांबा थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। अब देखिए बेटा, मध्य प्रदेश में हम आ जाते हैं थोड़े से। तो मध्य प्रदेश में आप देखें कि जो अब पहला आपका क्या था? पैलियोलिथिक, फिर दूसरा मीजोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। तो मीजोलिथिक पीरियड जो पहला पैलियोलिथिक कब से कब तक था? 10 लाख से 10,000 तक का। जो मीजोलिथिक पीरियड है उसके एविडेंस जो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, अब हम उस पर आ जाते हैं। तो मध्य पाषाण काल बेटा 10,000 से कितना हो गया था? 7,000 BC तक। ठीक है, अब ये जो आपका है आखेटक और पशुपालक वाले थे, नदी तट पर अधिवास करते थे, छोटे पत्थरों का प्रयोग। और अगर आपको ऊपर याद हो तो क्या था? माइक्रोलिथिक याद आ रहा है ना? नियोलिथिक में खेती वेती करा दी थी, माइक्रोलिथिक कहाँ थी? मीजो में। अब मीजो वाले में देखें तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मीजोलिथिक पीरियड के या मीजोलिथिक एज के कौन कौन से हैं? तो एक है आदमगढ़, कहाँ? होशंगाबाद में। भीमबेटिका बहुत अच्छे से जानते हैं, भीमबेटिका की खोज BS वाकड़कर साहब ने, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। कब की थी? 1957-58 में की थी। और भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा गुफा समूह है ये, लार्जेस्ट केव ग्रुप है ये। तो यहाँ पर एविडेंस में हम बात कर रहे हैं तो आपको किसकी बात कर रहे हैं? मीजोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो आदमगढ़, भीमबेटिका, बोधोर है बेटा सिंधी के पास में, बागोर है राजस्थान में, और सराय नहर उत्तर प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में हम देखें तो कौन से मिले हमें मध्य पाषाण काल के? एक आदमगढ़ और भीमबेटिका। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई आपका भीमबेटिका किस पीरियड का है, तो आपको क्या बताना है? भीम कैसे पीरियड के हैं? मध्य पाषाण काल के हैं। और आदमगढ़ जो होशंगाबाद का है बेटा, इसे विश्व की माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा जाता है। ये एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। क्या बोला जाता है इसे? विश्व की माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कौन सी है? तो माइक्रोलिथिक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आदमगढ़ होशंगाबाद है। पशु आप जानते हैं, कुत्ते को ही सर्वप्रथम पाला गया था, इसमें कुछ नहीं है। मानव ने स्थायी जीवन प्रारंभ किया था, इसके साक्ष्य सराय नहर यूपी से प्राप्त होते हैं। और भीमबेटिका आपके मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो ये आपको मीजोलिथिक पीरियड का याद रखना है। अब नियोलिथिक में हमने क्या देखा कि 7,000 से 1,000 BC तक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक तो क्या हो रहा है? परमानेंट लाइफ, स्थायी जीवन शुरू हो रहा है। पहिए का आविष्कार, कृषि का प्रयोग अब आपको व्यवहारिक रूप से यही दिखाई देगा नियोलिथिक में। पाषाण काल से छोटे और मध्य पुरापाषाण काल से बड़े। तो कैसे थे ये? पाषाण काल से छोटे मतलब शुरू का जो पाषाण काल है उसमें आप छोटे, और मध्य पुरापाषाण काल से मतलब क्योंकि नया है तो थोड़े बड़े तो हो ही जाएंगे। उपकरण नियोलिथिक है। बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान में, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, समझ में आ रही है। और साक्ष्य में देखें, अब देखो भीमबेटिका किसमें भी आ गई आपकी? नियोलिथिक में। ये करता है कंफ्यूज।
तो इसके एविडेंस आपको कहाँ मिल रहे हैं? मीजोलिथिक में भी भीमबेटिका से संबंधित है, जबकि नियोलिथिक पीरियड भी आपका भीमबेटिका से संबंधित रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हटा जो है वो, या हाटा भी बोलते हैं, दमोह में है। संग्रामपुर घाटी बेटा दमोह में है। मनुभावन की टेकरी कहाँ है बेटा? भोपाल में है, ठीक है। नेवली गुफा भोपाल के इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट वाले होते हैं, तुम ध्यान रखना। तो नेवली आपका भी भोपाल ही है ना, तो पूछे, देखिए आपने नेवली गुफा, ठीक है। तो नेवली गुफा और श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स तो सब जानते हैं। तो ये आपको मनुभावन की टेकरी, ठीक है, नेवली गुफा और श्यामला हिल्स, ये आपके किसके अंतर्गत हैं? तो ये आपके नियोलिथिक पीरियड में है और ये आपके भोपाल में है, ठीक है। तो नियोलिथिक पीरियड हो गया आपका। फिर अब कुछ जो प्लेस हैं, और हथनौरा, अब ये डायरेक्ट बात करें, हम लोग पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो तो। हथनौरा जो है वो सीहोर में स्थित है, ठीक है। पुरापाषाण कालीन है, मानव की खोपड़ी है, और विलुप्त हाथी के जीवाश्म भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कि हाथी के जीवाश्म जो है वो कहाँ से, ऐसे याद रख लो, हाँ हथ हा हाथी, तो विलुप्त हाथी के जीवाश्म कहाँ से? हथनौरा से। हथनौरा कहाँ? तो सीहोर में, ठीक है। आदमगढ़ अभी हमने बात की थी, तो आदमगढ़ कहाँ है? ठीक है। तो यहाँ मध्य पाषाण कालीन स्थल थे, शैलाश्रय थे। आरबी जोशी ने लगभग 25,000 लघु पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए हैं। और यही बस एक ही क्वेश्चन है जो आपसे इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोलिथिक टूल्स की फैक्ट्री या माइक्रोलिथिक जो एविडेंस है वो कहाँ से? तो आदमगढ़ से मिलते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। भीमबेटिका की बात करें, देखो इसलिए ये कन्फ्यूजन है कि ये मध्य पाषाण कालीन भी है और नवपाषाण कालीन भी है, यानी मीजोलिथिक भी है और नियोलिथिक पीरियड भी है। ये शैल चित्र मिलते हैं 57-58 में इसकी खोज की गई थी, इस पर हमने अच्छे से चर्चा कर ली। 2003 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व विरासत स्थल में शामिल कर दिया गया है। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। पांडवकालीन गुफाएं भी यहाँ पर है, भित्ति चित्र भी मिलते हैं। कसरावत, कसरावत बेटा खरगोन में है, ठीक है, अच्छे से नर्मदा नदी के तट पर है। पचमणी, पचमणी की बात करें तो यहाँ पे दो प्रसिद्ध शैलाश्रय मिले हैं, जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप, ठीक है। तो अब देखो अच्छी बात पता क्या है, यहाँ से कोई अंदर नहीं घुसता, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो अंदर से पूछा गया, वो ये था माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहाँ है? तो माइक्रोलिथिक फैक्ट्री आदमगढ़ में, और आदमगढ़ होशंगाबाद में। बाकी क्वेश्चन कैसे आए हैं अभी तक? कसरावत कहाँ स्थित है, ठीक है, समझ में आ रही है? हथनौरा कहाँ स्थित है? इस तरीके क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, बट फिर भी प्रिकॉशनरी हम पढ़ लेते हैं। इंद्रगढ़ मंदसौर में है, सब जानते हैं। पवाया, प्राचीन नाम पद्मावती था, ग्वालियर से लगभग 40 मील दूर है। और सिंधु नहीं है बेटा, ये बहुत खतरनाक है ठीक है। तो ये सिंध नदी है, कौन सी है ये भैया? आपके नोट्स में अगर गलती से ये आ जाए तो प्लीज़ उसको एक डंडा हटा देना, नहीं तो हम बहुत दूर पहुंच जाएंगे मध्य प्रदेश से। और सिंध नदी कहाँ से ओरिजिन? तो सिंध नदी जो है वो सीहोर, सीहोर में कहाँ से? सिरोन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीहोर में है, हाँ कुछ भी बोलोगे मैं मान लूँगा क्या। तो विदिशा की जो तहसील है सिरोंज, उससे कौन सी? सिंध नदी। और ये पहले किस में आती थी सिरोंज? तो राजस्थान में आती थी, ठीक। फिर इसके बाद तो ये पवाया हो गया बेटा, ये नागवंश की राजधानी भी रही है। अभी जब हम आगे नागवंश पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में, तो ये नागवंश की राजधानी भी रही है पवाया, ठीक है। यहाँ पे स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? पवैया बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं लोकल के लोग? कि पवैया है ये। तो ये पवैया है, ठीक है। प्राचीन नाम इसका पद्मावती है, ग्वालियर से 40 मील दूर है ये, और सिंध और पार्वती नदी के संगम पर है ये, ठीक है। फिर इसके बाद खलघाट, इनमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम में क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो सीधे क्वेश्चन आते हैं कौन कहाँ स्थित है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो खलघाट धार में है, पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, बुद्ध के जो अनुयायी थे, उनसे संबंधित वस्तुएं भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। भरूच हम जानते हैं, भरूच सतना में है। और भरूच का स्तूप किसने बनवाया था? तो भरूच का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। और यहाँ तोरण द्वार वगैरह की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। तो शुंगकालीन स्तूप नहीं है, स्तूप है ये, ठीक है। तो शुंगकालीन, अब बेसिकली ये बनवाया तो अशोक ने है ये, ठीक है। किसने किया भरूच स्तूप का निर्माण? अशोक ने।
भूमरा, तो भूमरा में शिव मंदिर है बेटा, ये गुप्तकालीन माने जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि भूमरा का शिव मंदिर, तो ये किस पीरियड का है? गुप्ता पीरियड का माना जाता है। त्योंथर रीवा में है और बौद्धकालीन अवशेष जो हैं यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य स्थलों की बात करें तो अदर प्लेसेस में जैसे पीतनगर, तो पीतनगर खरगोन में है। खरगोन में और क्या क्या पढ़ा हमने? कसराबद और नबदा टोली। तो कसराबद, ध्यान रखिएगा अच्छे से क्या क्या बात कर रहे हैं बेटा। अगर हम खरगोन की बात करें तो हमने कसराबद पढ़ा, ठीक है, एक क्या पढ़ा? नबदा टोली, और इसके अलावा पीतनगर जो है वो खरगोन में है। निनौर कहाँ है? सीहोर में है। तालौद बेटा उज्जैन में है, ठीक है। पिपरिया सतना, बिलावली देवास में है। मामोरी मोडी मंदसौर में है। डांगवाला कहाँ था? डांगवाला उज्जैन में है बेटा। इसके अलावा अगर आपको याद आ रहा हो तो कायथा, ठीक है। तो क्या क्या उज्जैन में हमने बात की है? एक कायथा, एक नागदा। तो कायथा उज्जैन, नागदा उज्जैन, डांगवाला उज्जैन, तो ये सब कहाँ है? उज्जैन में स्थित है। इनको आप ध्यान रखिएगा। तो कायथा, नागदा, डांगवाला ये उज्जैन है, जबकि आवरा, आवरा मंदसौर में है, ठीक है। जटकारा छतरपुर में है। तो जटकारा छतरपुर, छतरपुर में कौन से मंदिर थे? खजुराहो के मंदिर याद आ रहे हैं कि भूल-भाल जाते हैं? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो कहाँ हैं? छतरपुर में। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, खजुराहो टेम्पल किसने बनवाया? तो चंदेल वंश के शासक। लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात की जाए तो धंगदेव, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो कि भाई खजुराहो के मंदिर किसके किए, तो आपको सीधा आंसर करना है धंगदेव। स्पेसिफाई पूछेंगे जैसे कंदरिया महादेव मंदिर तो विद्याधर आ जाएंगे, चतुर्भुज मंदिर तो यशोवर्मन आ जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छे से। जिन्नाथ मंदिर तो धंगदेव आ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, हो गया यहाँ तक, ठीक। तो ये बात आ जाती। अब हम आ जाते हैं बेटा पाषाण काल के बाद में ताम्र पाषाण काल या चैल्कोलिथिक पीरियड पर। तो यहाँ पत्थर और तांबे दोनों के साक्ष्य मिलेंगे, प्रयोग होंगे। और ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन था। और अभी ऊपर बताया था 2000 से 1000 BC के बीच में है। औजार बनाने के लिए पत्थरों के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं? ये तांबे का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने बताया नबदा टोली, तो ये नबदा टोली खरगोन में है, महेश्वर में स्थित है। मालवा संस्कृति का ये प्रमुख केंद्र रहा है। HD सांकलिया जो थे, इन्होंने मृद भांड जो हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने खोजे हैं, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। नबदा टोली, ठीक। फिर इसके बाद कायथा उज्जैन में है, तो ये भी उज्जैन कैसी है? कायथा उज्जैन तो ताम्र पाषाण कालीन यानी चैल्कोलिथिक पीरियड की ही टाइम पीरियड की संस्कृति का स्थल है। काली सिंध नदी के किनारे है ये। और 1964 में जो VS वाकड़कर हैं, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किसकी खोज की? कायथा उज्जैन की खोज जो है वो इन्होंने की थी। आवरा बेटा मंदसौर में है, ये चंबल नदी के किनारे है। और इसे किसने खोजा? तो HB त्रिवेदी ने खोजा। ये सब हम कौन से बात कर रहे हैं? ताम्र पाषाण कालीन यानी चैल्कोलिथिक पीरियड के जो प्लेसेस हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो एरण, ठीक है। तो एरण पे हमने पहले भी बात की है, जब थोड़ी सी बताइए कि एरण सागर में है। और यहाँ पर 510 AD में सती प्रथा का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो एरण ताम्र पाषाण कालीन मालवा संस्कृति का स्थल है, सागर में स्थित है। और सती प्रथा के जो साक्ष्य हैं वो यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज किसने की? कृष्ण दत्त वाजपेयी, ठीक है। अब चूँकि बहुत बार पूछ चुका है सागर कहाँ है, सॉरी एरण कहाँ है, एरण में किसके साक्ष्य मिले हैं, कौन सा राजा था, भानुगुप्त थे, कौन सती हुई थी, ठीक है, चित्रांशी सती हुई थी, इनके पति गोपराज की डेथ हो गई थी, ये सब तो खूब आया है। अब पूछ लें कि भैया एरण की खोज किसने की? तो कृष्ण दत्त वाजपेयी जो थे, इन्होंने एरण की खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। तो एरण के कृष्णदत्त वाजपेयी आवरा मंदसौर में है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसके खोजकर्ता पूछे जाएं HB त्रिवेदी साहब, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कायथा और उज्जैन और आवरा मंदसौर, ठीक है।
और कायथा की खोज किसने की? तो ये भी वीएस वाकड़कर हैं, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, जिन्होंने किसकी खोज की थी? भीमबेटिका की खोज की थी 1957-58 में, जबकि ये यहाँ पर कायथा की खोज कब कर रहे हैं? 1964 में। ठीक है, चलिए। नागदा उज्जैन में है, खेड़ीनामा होशंगाबाद में बेटा, ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। बेसनगर विदिशा का ही प्राचीन नाम बेसनगर है, और क्या था? दसार्ण भी विदिशा का ही नाम है। ठीक है, और यहाँ से भी ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य जो हैं चैल्कोलिथिक पीरियड के एविडेंस मिले हैं। डांगवाला उज्जैन में स्थित है, यहाँ पे तांबे पत्थर की मूर्तियाँ, ठीक है, काले मृदभांड जो हैं वो मिले हैं। तो आपको याद रखना है, रेड एंड ब्लैक पॉटरी यहाँ पे मिली है, कॉपर और स्टैन स्कल्पचर जो हैं यहाँ पर मिले हैं। डांगवाला उज्जैन में है, कायथा उज्जैन में है, नागदा उज्जैन में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कायथा की खोज किसने की? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। कब? 1964 में की थी। और इन्हीं विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1957-58 में भीमबेटिका की खोज की थी। ध्यान रखेंगे अच्छे से। हथनौरा सीहोर में, हथनौरा ऐसे हथनौरा होशंगाबाद ऐसे ही आता है वो, तो हथनौरा सीहोर, आदमगढ़ होशंगाबाद। और किसकी फैक्ट्री? माइक्रोलिथिक फैक्ट्री। तो सूक्ष्म औजारों की जो फैक्ट्री है वो कहाँ है? आदमगढ़ में थी। पाषाण काल को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? जल्दी बताओ, कौन कौन से? क्या 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 क्या? सुन लेना अच्छे से, गड़बड़ नहीं करना। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज या स्टोन पीरियड। तो स्टोन एज कौन कौन से पार्ट में है बेटा? क्या क्या है? एक क्या है? पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड। कब से कब तक? ठीक है, 10 लाख से 10,000 BC तक। ठीक है भैया। दूसरा मध्य पाषाण काल यानी कि मीजोलिथिक। ठीक है, और मीजोलिथिक कब से कब तक? 10,000 से ऐसे लिख देते हैं 7,000 तक, लेकिन BC है ये। और तीसरा क्या है? नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल जो है वो नियोलिथिक पीरियड। कब से? 7,000 BC से 1,000 BC तक। ठीक है, और फिर हमने क्या किया? पुरा पाषाण काल को या पैलियोलिथिक पीरियड को, तो पैलियोलिथिक पीरियड को कितने में डिवाइड किया? 3 में। कौन कौन से? निम्न यानी कि लोअर पैलियोलिथिक, और बोलो जल्दी से, मध्य। लेकिन ये पूरा बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है यहाँ। मध्य पुरा पाषाण काल यानी कि क्या हो गया? मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। और तीसरा निम्न, मध्य और उच्च, यानी कि ये क्या हो गया? लोअर, ये हो गया अपर, ये हो गया मिडिल। ठीक है, तो ये कब से कब तक थे? 10 लाख से 1 लाख तक। ये 1 लाख BC से 40,000 BC, 1000 और लिख दें। ठीक है, और फिर ये उच्च 40,000 BC से 10,000 BC। आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ 10 लाख से 10,000 है, तो इसी को 3 हिस्सों में निम्न पुरा पाषाण काल यानी कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल। और ये होता है 1 लाख BC से लेके 40,000 BC तक। और फिर है उच्च पुरा पाषाण। ठीक है, तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि उच्च पुरा पाषाण काल। और ये कब से कब तक है? 40,000 से 10,000 BC तक का ये टाइम पीरियड माना जाता है। और एक हमने बताया क्या? चैल्कोलिथिक पीरियड, ताम्रपाषाण काल। कब से?
2000 से 1000 BC तक की बात हमने कर ली। तो अभी जो हम, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपको? चलो वापस आ जाओ। तो ये हमने आपको बता दिए। फिर हम देखें तो ताम्रपाषाण चैल्कोलिथिक कल्चर के और कुछ स्थलों की बात करें तो आहड़ या बनास संस्कृति राजस्थान में बनास नदी के किनारे है बेटा। ये सब हम किसके देख रहे थे अभी ऊपर? ये हम चैल्कोलिथिक पीरियड या ताम्रपाषाण काल के ही मध्य प्रदेश से संबंधित जो स्तर थे, जैसे नागदा, खेड़ीनामा, होशंगाबाद, बेसनगर, विदिशा, डांगवाला, ठीक है, उज्जैन में था। मालवा संस्कृति, इसका विकास नर्मदा घाटी क्षेत्र और मालवा में हुआ है। देखो मालवा की संस्कृति है तो मालवा रीजन में इसका उदय होगा, ठीक है। और आहड़ या फिर बनास संस्कृति कहाँ है? तो आहड़ या बनास जो है ना बेटा, ये राजस्थान में बनास नदी के किनारे हुई थी। तो ये आहड़ या बनास संस्कृति है, ठीक है। जोरबे महाराष्ट्र में हुआ था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि कौन सी संस्कृति मध्य प्रदेश में नहीं, अब ऐसे घुमा दिया क्वेश्चन। तो जोर जो है महाराष्ट्र वाले ही लगाते हैं, ठीक है। तो जोरबे कल्चर कहाँ का है? अरे मुनि मोहम्बे है भैया, इन्हीं का जोर चलेगा, अंबानी जी का। तो इनका जोरबे कल्चर महाराष्ट्र का है। झुकर, तो झुकर जो है वो पाकिस्तान की है, ठीक है। तो झुकर कल्चर कहाँ का है? पाकिस्तान का। और प्रभास जो है वो गुजरात का है। चलो याद करो, मालवा मध्य प्रदेश का होगा, बनास राजस्थान का होगा, जोरबे महाराष्ट्र का, झुकर पाकिस्तान और प्रभास गुजरात, ठीक है। प्रभास वो नहीं साउथ वाले, बाहुबली वाले है ना प्रभास। हाँ, बहुत बुरी पिक्चर पिटी थी इनकी, एक अभी कौन सी बनाई थी? साहो तो बुरी नहीं है, साहो तो लोगों को समझ में नहीं आती है। कौन सी? आदि पुरुष। आदि पुरुष में इन्होंने बहुत मजाक किया, ठीक है। ऐसी पिक्चरें नहीं बनानी चाहिए भारत में। फिर कांस्ययुगीन काल तो आप अच्छे से जानते हैं कि भैया ब्रॉन्ज एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको खूब अच्छे से बता चुका हूँ कि इस पीरियड के कोई भी एविडेंस मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो पता चले कोई पूछ ले कि भैया, अब पता है कैसे पूछेगा? एविडेंस ऑफ ब्रॉन्ज एज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो विच एविडेंस इज फाउंड इन ब्रॉन्ज एज इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, कांस्ययुगीन स्थल कौन से हैं या किसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? 4 ऑप्शन होंगे तो एक ना एक लगा ही देता है बच्चा। एक नन दे देगा, बाकी 3 दे देंगे, डांग वाला, ठीक है। इस तरीके के ऑप्शन दे देंगे तो वो डांग में नहीं जाएगा तो कहीं और फंस जाएगा, कहीं ना कहीं जाके वो फंसता है। तो याद रखना बार बार, क्योंकि ये बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता तो समझ जाते हैं, बोले हड़प्पा यहाँ थोड़ी है, पागल बना रहे हो मैं। लेकिन जब कांस्ययुगीन बोलते हैं तो थोड़ा सा लगता है यार एक बात बताओ, तांबा मिल गया तो कांसा मिलने में क्या दिक्कत है? और दिमाग लगाते हैं तो बोले ब्रॉन्ज में भी तो कॉपर होता है। मतलब आप समझ रहे हो, साइंस वाला होगा ना वो और ज़्यादा दिमाग लगाएगा, बोले नहीं नहीं कांसा ऐसे थोड़ी बना था। पीतल और कांसा किससे बने? हाँ, हो गया टाइम पीरियड पूरा। पीतल यानी कि ब्रास, ब्रास में कौन कौन सी मेटल्स हैं? कॉपर जिंक, कॉपर जिंक किसका? पीतल का। और कांसा? कॉपर टिन। कॉपर दोनों में कॉमन है, कॉपर जिंक से क्या? पीतल, कॉपर और जिंक, और कॉपर टिन से कांसा। चलो खैर, ये यहाँ तक हमारा कौन से पीरियड की हम बात कर रहे हैं बेटा? तो जो प्रागैतिहासिक पीरियड है हमारा, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखी तो हमने आपको बता दिया। एक तो प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल, और एक इतिहास को हम डिवाइड कैसे करते हैं तो बोलो प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में क्या थे बेटा? लिखित साक्ष्य अनुपस्थित थे, तो रिटन एविडेंस एब्सेंट होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा तो फिर किस पर आधारित होंगे? ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स या एविडेंस होंगे उन्हीं पर बेस्ड होगा प्रागैतिहासिक काल। फिर दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कब से कब तक का? जल्दी बता दो। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का क्या, देखो एक क्या हो गया हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, और प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब क्या बेटा? प्रागैतिहासिक, ठीक है। कितना खतरनाक लिख रहे हैं, नहीं लिख रहा है हिंदी में, ठीक है।
तो प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा क्या था? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब क्या? आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा क्या है? हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दो बेटा, हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड का एग्जाम्पल, ठीक है, तो पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। और स्टोन एज को अभी 1 मिनट पहले हमने आपको बताया। ठीक है, तो स्टोन एज को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे? 3 में। कौन कौन से? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। यानी कि क्या? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये जो आद्य ऐतिहासिक काल था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसका एग्जाम्पल हड़प्पा या इंदु, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और यहाँ की विशेषता क्या थी? यहाँ तो लिखित साक्ष्य अनुपस्थित थे, रिटन एविडेंस कुछ नहीं थे। तो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस थे, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता थी। यहाँ पे लिखित हैं तो, बट हम पढ़ नहीं पाए भाई साहब। ठीक है, तो लिखित तो हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। तो यहाँ पर भी किस पर बेस्ड है ये? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे। तो दोनों आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे बेस्ड है। यहाँ रिटन एविडेंस थे ही नहीं, यहाँ हैं तो लेकिन हम पढ़ नहीं पाए प्रोटो में। फिर हिस्टोरिक पीरियड में क्या होगा? रिटन एविडेंस होंगे, आर्कियोलॉजिकल भी होंगे, और ठीक है डेसिफर्ड हैं यानी इन्हें हमने पढ़ भी पाया है। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध एवं पठनीय, सो हिंदी बोल रहे हैं एकदम, लिखित साक्ष्य उपलब्ध एवं पठनीय। तो रिटन एविडेंस प्रेजेंट हैं एंड डेसिफर्ड हैं। इवन आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होंगे हिस्टोरिक पीरियड में। और अप्रोक्स 600 BC के आसपास का जो टाइम पीरियड है, यहाँ से हम ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड जो है हम देखते हैं। तो 3 तरीके के हो गए इतिहास को अगर हमें डिवाइड करना हो: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। और प्री हिस्टोरिक पीरियड का ही एग्जाम्पल पाषाण काल या स्टोन एज है। और इस स्टोन एज को हम बेटा इन 3 हिस्सों में हमने स्टोन एज को डिवाइड किया। तो एक हमारा क्या था, बोलो जल्दी से, पैलियोलिथिक पीरियड, फिर मीजोलिथिक पीरियड और एक नियोलिथिक पीरियड। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, और फिर हमने पुरापाषाण काल को भी अगेन आगे डिवाइड किया इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ में। तो 3 में ये, तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड यानी निम्न पुरापाषाण काल, और ये अब आ जाएगा 10 लाख से 1 लाख तक का। मध्य पुरापाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, और ये कब से कब तक है? तो 1 लाख से 40,000 तक। और नियो, ठीक है, तो अब ये क्या है समझ में आ रही है? अब यहाँ नियो नहीं है, अपर। तो ये लोअर हो गया, ये मिडिल हो गया, ये अपर हो गया। तो अपर वाला 40,000 से लेके 10,000 BC तक का रहेगा। ये तीनों पुरापाषाण काल के ही हिस्से हैं। तो पुरापाषाण काल को हमने निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल में डिवाइड किया। इसके बाद मध्य पुरापाषाण हमने देखा 10,000 से 7,000 का। नवपाषाण काल जो देखा हमने 7,000 BC से 10,000 BC तक का ये पीरियड देख लिया। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो जाता है आपका कौन सा? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड। और प्रोटो तो हमारे यहाँ मिला ही नहीं है, तो प्रोटो, और इसके बाद हम हिस्टोरिक पीरियड पर आ गए हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? इनमें बस आपको याद रखना है। फिर हमने जैसे चैल्कोलिथिक पीरियड की बात की यानी कि ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल कब से कब तक था? तो 2000 से 1000 BC तक का ये हो गया। ठीक है, फिर हमने एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन की बात की, कांस्य युगीन सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। तो मध्य प्रदेश में उसका कोई स्थल हड़प्पा सभ्यता का उपलब्ध नहीं था। इस पे हमने बात कर ली। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है?
तो मैं रिपीट करा दूं, वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई समस्या होगी नहीं आपको। अब यहाँ एक बात जो आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बड़े सीधे से आते हैं। डांग वाला कहाँ है? उज्जैन में स्थित है। कसरावद कहाँ है? खरगोन में स्थित है। नबदा टोली कहाँ है? खरगोन में स्थित है। कायथा कहाँ है? उज्जैन में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? डांगवाला उज्जैन में, नागदा उज्जैन में, कायथा उज्जैन में, ठीक है, नबदा टोली खरगोन में, इंद्रगढ़ मंदसौर में। इंद्र जो है वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो इंद्रगढ़ मंदसौर में, आदमगढ़ होशंगाबाद में, जबकि हथनौरा सीहोर में। ठीक है, समझ में आ रही? फिर अगर बाई चांस आपसे संस्कृतियां पूछ लें तो बनास राजस्थान में, जोरबे महाराष्ट्र में, पाकिस्तान में कौन सी थी? झुकर। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? तो झुकर कहाँ है? और पाकिस्तान में तो ये हो गई झुकर। और अगर हम बोलें गुजरात में तो प्रभास। ठीक है, तो गुजरात में प्रभास, ऐसे समझ लो मोदी जी प्रभास बने हुए हैं अभी। ठीक है, तो क्या प्रभास जो है वो गुजरात में, और मध्य प्रदेश में तो मालवा, उसमें क्या है ऐसा बताना है। ठीक है, आदमगढ़ कहाँ था? अच्छा, और भीमबेटिका कहाँ? रायसेन में। किसने खोज की थी? विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने। पक्का? और इनके किसकी खोज की? 1964। क्या 1964? कायथा। तो 1964 में इन्होंने कायथा की। तो देखो बेटा, एक भीमबेटिका हो गया। ठीक है, तो भीमबेटिका कहाँ? रायसेन। और कब की इसकी खोज बीएस वाकड़कर ने? 1957-58 में। ठीक है, जबकि दूसरी क्या? कायथा कहाँ? तो कायथा उज्जैन में। और ये कौन से टाइम पीरियड का है कायथा? ठीक है, यानी चैल्कोलिथिक पीरियड, यानी कि ताम्रपाषाण काल का है। और इसकी खोज 1964 में। यही थे विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ठीक है, तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर जो थे, इन्होंने 1964 में कायथा और उससे पहले 1957-58 में भीमबेटिका रायसेन जो है इस स्थल को खोजा था। भीमबेटिका जो स्थल था बेटा, ये भीमबेटिका साइट, ये कौन कौन से पीरियड की थी? ठीक है, तो मीजोलिथिक पीरियड भी था। और पक्का यही था? ये तो नहीं था मध्य और उच्च पुरापाषाण काल? नहीं। ठीक, तो मीजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड दोनों के एविडेंस जो हैं वो हमें भीमबेटिका से मिलते हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, मान लो किसी ने नवपाषाण काल में ही पढ़ा अकेला, और एक ऑप्शन होगा मध्य पाषाण काल, एक होगा पुरा, एक होगा नव, और एक में पता चले वो दोनों दे दे। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मध्य और नव पाषाण काल, तो मीजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड दोनों के एविडेंस या दोनों के अंतर्गत भीमबेटिका को रखते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये थोड़ा बोरिंग सा तो है, क्योंकि इसमें ना कुछ इतिहास वैसा नहीं है, राजा जी कुछ कर रहे हैं, मालविका अग्निमित्रम जैसा कुछ नहीं है। ना मालविका है ना अग्निमित्र, यहाँ तो भीम बैठे हैं, भीमबेटिका। ठीक है, अच्छा, और अपने मध्य प्रदेश का जो स्थल है एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी, तो पचमढ़ी में भी स्थल थे। अरे कुछ था अभी? क्या था? बोलो, अब बताओ। कुछ तो बता दो। हाँ, प्रयास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक मैं खोल देता हूँ आपको अगर। अच्छा, खेड़ीनामा याद रखिएगा, खेड़ीनामा होशंगाबाद में बेटा, नागदा उज्जैन में है, ये याद रखिएगा, आवरा मंदसौर में है। ठीक है, एरण सागर में है, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या बेटा? ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। नबदा टोली, ठीक है, और ये सब हमने आपको बता दिए हैं, जिनमें से पीतनगर और याद रख लीजिएगा खरगोन का। ठीक, गड़बड़ नहीं करना इतना। त्योंथर रीवा में है, खलघाट धार में है, पबाया ग्वालियर के पास आ गया, इंद्रगढ़ मंदसौर में है, पचमढ़ी ये आ गया जम्बूद्वीप और डोरोथी द्वीप।
ठीक है, तो 2 प्रसिद्ध शैलाश्रय जो हैं यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स मिली हैं पचमढ़ी में। अच्छा, पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, राजस्थान का कौन सा है बता दो। राजस्थान में कोई है हिल स्टेशन तो बोल दो माउंट आबू, ऐसे क्या शर्मा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका ठीक आपका कौन सा पीरियड हो जाता है, प्रागैतिहासिक काल, और उसके बाद के पीरियड को हमने यहाँ पे देख लिया। बस इतना, दैट मच सफिशिएंट, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। और उसमें हमने हिस्ट्री वाला भी पढ़ लिया। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड, तो ये सेम चलेगा। बस अगर हम एमपी की साइड इसमें इंक्लूड कर दें तो ये मध्य प्रदेश का इतिहास हो जाता है। एमपी की साइड रखे भी रहें तो भी भारत का इतिहास ही है, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश भी भारत में है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान, और चावल लहुरा देव, ये याद नहीं आता, नाम याद नहीं आता है, बड़ा अटपटा सा लगता है। बोले लहुरा देव कहाँ है भाई? ठीक है, भारत में, उत्तर प्रदेश में। अब हम आ जाते हैं वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में। ठीक, अब देखो हमने इसी क्रम में आपको बताया है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड हमें पहले देखना है, फिर प्रोटो, फिर इसके बाद कौन सा, तो प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक। अब हम हिस्टोरिक पीरियड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो वैदिक पीरियड है आपका, वैदिक पीरियड मैंने आपको बताया था कि 1500 से लेके 1000 तक तो आपका क्या है, ऋग्वैदिक पीरियड, और 1000 से 600 तक जो आपका है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं वैदिक पीरियड की। तो वैदिक पीरियड में बेटा आपको ध्यान रखना है कि निषाद नाम की एक अनार्य जाति थी। तो देखो, एक आर्य हैं, एक अनार्य हैं। तो अनार्य जो जाति है वो उत्तर वैदिक काल में निवास करती थी, और इसका उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों से मिलता है। ठीक है, वैदिक काल में कौशितिकी उपनिषद में मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत का उल्लेख किया गया है। तो किसमें, कौशितिकी जो उपनिषद है उसमें विंध्य पर्वत जो है हमारा, उसका उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में रेवा, ठीक है, रेवा नर्मदा का ही नाम है, इसका भी उल्लेख मिलता है। और वैदिक काल में है वंश के शासक महिष्मत ने महेशमती, हम आपको बता चुके हैं कि महेशमती जो है कौन से वंश, तो है डायनेस्टी जो थी, इस है डायनेस्टी के जो शासक थे महेशमत, उन्होंने महेशमती नगर की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महेशमती की स्थापना किस वंश के शासक ने की। तो ये तो बहुत सरल है, महेशमत ने, लेकिन किस वंश के संबंधित थे, तो है डायनेस्टी जो था, क्या है, बस ऐसे समझ लो कि है, बस है भाई साहब। तो है डायनेस्टी, है डायनेस्टी के महेशमत जो थे, इन्होंने महेशमती की स्थापना की थी। क्वेश्चंस बेटा यहाँ से आते हैं कि जो वैदिक कालीन नाम थे जनपद, महाजनपद नहीं है, ध्यान रखना, ये जनपद हैं। अभी महाजनपद काल ही नहीं आया है तो वैदिक पीरियड है, तो महाजनपद होंगे क्या? कन्फ्यूजन कहाँ होता है? महाजनपद 600 BC के बाद ही आएंगे, 600 के पहले। अभी तो हम बात कर रहे हैं वैदिक पीरियड की, तो 1500 से 600 तक पहुँचेंगे। तो कुछ जो जनपद थे, ठीक है, उन जनपदों के एक प्राचीन नाम थे और इनके वर्तमान नाम है, तो ये पूछ लिए जाते हैं। तो तुंडीकर जो है वो हमारा क्या है, दमोह है। ठीक है, फिर बात करें त्रिपुरी, ये तो हम अच्छे से जानते हैं, इसे तेवर भी बोलते हैं, तो ये जबलपुर है। दसार्ण हम जानते ही हैं, दसार्ण को ही हम भेसनगर बोलते हैं, भेलसा भी बोलते हैं, और ये वर्तमान में विदिशा है। ठीक है, अनूप जो है वो निमाण है। वत्स जो है प्राचीन कालीन, वर्तमान नाम इसका ग्वालियर है। चेदी खजुराहो है, और अनलपुर, ठीक है, शिवपुरी है। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर हम नल नाम से आया है ये बेसिकली, तो नलपुर भी अगर बोले ना तो भी ये है शिवपुरी। ठीक है, तो तुंडीकर, जल्दी बोलो, तुंडीकर दमोह, त्रिपुरी, जबलपुर, इसी को तेवर भी कहते हैं, दशार्ण, विदिशा, अनूप, निमाण, वत्स्य, ग्वालियर, ठीक है, चेदी, खजुराहो, अनलपुर, शिवपुरी। ठीक है, जल्दी से बता दो फटाफट। अब क्या बंद कर दूं मैं, लो अब बताओ क्या क्या बात की। तुंडीकर दमोह, त्रिपुरी, जबलपुर,
त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? 1939 में। ठीक है भैया। दसार्ण, विदिशा, ठीक है। चेदी, खजुराहो, अनलपुर, शिवपुरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अनूप, निमाण, अनूप जो है वो निमाण में है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। तो अच्छे से। वत्स कौन था? तो वत्स ग्वालियर है, ठीक है। तो तुंडीकर दमोह, त्रिपुरी जबलपुर, दसार्ण विदिशा, अनूप निमाण, वत्स ग्वालियर और चेदी खजुराहो, ये आपके प्राचीन जनपद हैं। जनपद जनपद जनपद, ना कि महाजनपद। और इनके वर्तमान में जो नाम चल रहे हैं ये आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। कई बार यहाँ से प्रश्न आता है, तो कृपया ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बाद आ जाते हैं महाजनपद पीरियड और मध्य प्रदेश की बात। तो हमने आपको बताया है बेटा, जो महाजनपद पीरियड है उसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इनमें से 2 महाजनपद जो हैं वो आपके मध्य प्रदेश में लाइज करते हैं, एक अवंती है, एक चेदी है। और इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे मिलती है। एक है अंगुत्तर निकाय और एक है भगवती सूत्र। क्या क्या है? एक अंगुत्तर निकाय और एक है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। क्या है? अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है जिससे जानकारी मिलती है। और दूसरा क्या है? भगवती सूत्र, ये जैन धर्म से संबंधित है। इससे भी हमें जैन किसकी, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। और अब जैसे क्वेश्चन थोड़ा पलट दें, किस जैन ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो आपको आंसर करना है भगवती सूत्र। और आपसे पूछे किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपद की इंफॉर्मेशन मिलती है? तो आंसर होगा आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है, क्लियर है? तो ये 2 मध्य प्रदेश में हैं आपके, एक अवंती एक चेदी। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी अवंती। देखिए, अवंती शब्द का प्रथम उल्लेख, यहाँ पे 2 बातें याद रखना है अच्छे से। एक क्या अवंती शब्द, और दूसरा अवंती राज्य के रूप में या स्थान के रूप में। 2 अलग अलग बातें। अवंती शब्द जो है वो कहाँ आएगी? ऋग्वेद में आएगी, एक ऋचा में। जबकि अवंती किसके रूप में? राज्य के रूप में या स्थान के रूप में? मैंने आपको बताया भी था। तो अष्टाध्यायी किसकी बुक थी? पाणिनि की। तो आपको ध्यान रखना है कि अवंती, अगर पूछे अवंती राष्ट्र के रूप में नहीं, अवंती एक टर्म या शब्द के रूप में, तो ये कहाँ आया? ऋग्वेद में आया है। लेकिन अगर पूछे अवंती प्लेस के रूप में, स्थान के रूप में सबसे पहली बार, तो कहाँ पे, किस बुक में? अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि की संस्कृत ग्रामर की बुक है ये। तो इसमें प्रयोग किया गया है। और इसमें भी किसमें? स्त्रियाम अवंती कुरुभश्च, थोड़ा सा अटपटा नाम है, अब कुछ नहीं कर सकते। तो स्त्रियाम अवंती कुरुभश्च में इसका प्रयोग किया गया था। हालांकि बस पूछ सकते हैं कि किस बुक में प्रयोग किया गया अवंती का, किसके रूप में? एक स्थान या राज्य के रूप में। तो आएगा आपका अष्टाध्यायी। लेकिन पूछेंगे अवंती नाम, सबसे पहले अवंती जो शब्द है ये कहाँ प्रयोग किया गया? तो शब्द के रूप में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की एक ऋचा में प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ में आ रही है? और ऋग्वेद क्या है? तो हमारा ये पहला वेद है, इसी के नाम पर ऋग्वेदिक पूरा पीरियड नाम पड़ा। अब हम जानते हैं बहुत अच्छे से बेटा, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती, सदर्न अवंती जो थी उसकी राजधानी महिष्मती थी। और महिष्मती की स्थापना महिष्मत ने की थी, जो कि है वंश के शासक थे। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी अवंती के बीच में बेटा नेत्रावती नदी बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख शहर देखें तो कुरुधर और सुदर्शनपुर हैं। ऋग्वेद में अवंती जनपद का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बेटा दीप वंश और सामंत पासादिक जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इनमें अवंती जो है महाजनपद के उज्जैनी का उल्लेख किया गया है। तो अवंती महाजनपद के किसका? क्योंकि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी है। तो किसमें? दीपवंश और समंत पासदिक में किसका उल्लेख किया गया है? उज्जैनी का उल्लेख किया गया है। वराह पुराण जो है ना बेटा, 7 मोक्षदायिनी जो नगर हैं उनमें एक उज्जैनी भी माना गया है। तो यानी मोक्षदायिनी भी इसका नाम हो जाएगा एक तरीके से।
मगध के हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक के काल में उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा, ठीक है, क्या किया गया, अवंती राज्य पर आक्रमण किया गया, जो क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा था, और प्रद्योत वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। समझ में आई बात क्या? ठीक है, तो देखो समझना, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक थे। नागदशक के समय उनका अमात्य कौन है? शिशुनाग है। तो शिशुनाग द्वारा अवंती राज्य पर आक्रमण किया गया और प्रद्योत वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। आपने आंसर क्या किया था? पक्का शिशुनाग किया था कि कालाशोक किया था? सच्ची? हाँ, तो ध्यान रखना, क्योंकि वो एक ही वंश के हैं और कई लोग तो नंदीवर्धन का ऑप्शन नंदीवर्धन आ जाएगा ना तो वो लगा डालेंगे, नंदीवर्धन को नंदीवर्धन ने मार डाला। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है? समझ में आ रही ना? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्रद्योत वंश के अंतिम शासक थे नंदीवर्धन, उनको किसने, तो शिशुनाग जो हैं इन्होंने इन पे आक्रमण किया और फाइनली क्या किया, यहाँ से इन्हें हटा दिया। और किसमें, अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अवंती को किसके समय, ठीक है, मगध में मिला लिया गया, तो आंसर क्या होगा? शिशुनाग होगा। समझ में आ रही? क्योंकि ये नागदशक को भी निपटाएंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अवंती महाजनपद के प्रमुख जनपद जैसे वत्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ग्वालियर, अनूप, निमाण, अनलपुर, शिवपुरी था। अब दूसरा जो महाजनपद है वो है बेटा हमारा चेदी, और इसकी राजधानी शक्तिमती या सुक्तिमती या सोत्थिवती। क्या क्या? शक्तिमती, सुक्तिमती या सोत्थिवती। किसकी राजधानी है ये? चेदी की। तो चेदी की अगर हम बात करें तो बेतवा नर्मदा के मध्य वर्तमान में बुंदेलखंड रीजन में है। चेलिए जाग के अनुसार सोत्थिवती और महाभारत के अनुसार इसकी राजधानी सुक्तिमती है। शिशुपाल मैंने आपको बताया था चेदी वंश का प्रमुख शासकों में था। किससे लड़ाई? शिशुपाल। अरे महाभारत काल की कहानी है, बता दो। भगवान श्री कृष्ण ने इसके, ठीक है, सिर नहीं काटा था, इतने बाल उड़ा दिए थे शिशुपाल के। नहीं देखा आप लोगों ने? क्या देखते हैं आप भगवान? गोली मारो। चेदी महाजनपद के जनपद दशार्ण, विदिशा है, चेदी में ही आता था। तुंडोकर, दमोह जो है वो इसके अंतर्गत आता था। फिर इसके बाद प्रद्योत पे है। वैसे बेसिकली हम लोग पूरी बात कर चुके हैं, छोटा सा वंश है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या, तो प्रद्योत वंश जो था इसके शक्तिशाली शासक चंडप्रगोत थे। अंतिम शासक जो हम बता चुके हैं कौन थे? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को किसने हटाया? शिशुनाग ने। किसके समय? नागदशक के समय। ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब पुराणों से इसकी जानकारी मिलती है प्रद्योत डायनेस्टी की। बुद्ध के समकालीन बेटा एक अमात्य थे पुलिक या सुनिक, ठीक है। तो पुलिक जो थे इन्होंने क्षत्रियों के सम्मुख अपने स्वामी की हत्या करके अपने पुत्र प्रद्योत को अवंती के सिंहासन पर बिठा दिया। किसको बिठा दिया? प्रद्योत। अब प्रद्योत कौन? तो चंड प्रद्योत। तो हर्षचरित ग्रंथ के अनुसार अमात्य का नाम पुणिक, ठीक है, पुणक, पुणिक, पुलिक, ये एक ही व्यक्ति है। कौन कौन? पुणक, पुलिक, सुनिक, ठीक है, ये एक ही है भाई साहब। कौन है ये? पढ़ो नाम जल्दी जल्दी से। तो हम बात कर रहे हैं बेटा प्रद्योत डायनेस्टी की। तो इसकी जो जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है? एक तो पुराणों से इसकी जानकारी मिलती है। बुद्ध के समकालीन हुआ करते थे एक अमात्य पुलिक या सुनिक जिन्हें कहा जाता था। इन्होंने समस्त क्षत्रियों के सम्मुख इनके जो स्वामी थे उनकी हत्या की और अपने बेटे प्रद्योत को क्या किया? इन्होंने अवंती के सिंहासन पर बिठा दिया, ठीक है। और हर्षचरित के अनुसार इस अमात्य का नाम क्या कहा जाता है? पुणक या पुणिक जो है वो कहा जाता था, ठीक है। चंडप्रगोत जो है इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था, इसीलिए इसे चंड कहा जाता था, ठीक है। जैसे चंडाशोक, अशोक का एक नाम मिलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चंड है और चंड चूंकि शक्तिशाली है तो चंड प्रद्योत इसका नाम हो गया।
बौद्ध ग्रंथ जो विनय पिटक था उसके अनुसार चंड प्रगोत बिंबिसार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, हम अच्छे से जानते हैं, रिश्तेदारी थे ये तो। चंड प्रगोत एक भयावह रोग, मतलब भयावह रोग कौन सा, पांडु रोग या पीलिया, तो कौन सा रोग था वो, ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, पांडु रोग या पीलिया, पीलिया यानी कि जॉइंडिस, क्या था ये, जॉइंडिस जो था इन्हें हो गया था, और इस जॉइंडिस से या पांडु रोग से ठीक करने के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा था बेटा, इनके जो राजवैद्य या डॉक्टर हुआ करते थे जीवक को इनके दरबार में भेजा था और इनका इलाज करवाया था, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था, और इस नंदीवर्धन की कौन हटाएगा इन्हें, नंदीवर्धन को, तो जो शिशुनाग हैं ये इन्हें हटा देंगे, ठीक है, और जो आपका अवंती है उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो प्रद्योत डायनेस्टी कौन थे, अमात्य पुणक या पुणिक या पुलिक या सुनिक जो थे, इन्होंने अपने स्वामी की हत्या की और अपने बेटे प्रद्योत को इन्होंने सत्ता पर बिठा दिया, ठीक है, और ये चंड प्रगोत चूंकि सबसे शक्तिशाली था इसीलिए चंड कहा जाता था। और त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक में एक विनय पिटक है बौद्ध ग्रंथों में, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बेटा, त्रिपिटक में जो है ना, एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, एक है अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इनमें से जो विनय पिटक थी उनमें चंड प्रगोत के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इसे एक डिसीज थी जिसे बिंबिसार ने अपने राजवैद्य या इनके डॉक्टर जीवक को इनके दरबार में भेजा था, उसी रोग को पांडु रोग या पीलिया या जॉइंडिस जो है वो कहा जाता है, इनको ध्यान रखना है। और इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे, जिसे किसने, शिशुनाग जो थे इन्होंने यहाँ को इन्हें हरा दिया था, और इसके बाद इसको किसको, अवंती जो राज्य है उसे किस में मिला लिया गया, मगध में मिला लिया गया। अब आपको थोड़ा समझें अगर आप चीज़ों को, जैसे क्वेश्चन आता है अवंती के शासक कौन थे, तो आंसर चंड प्रगोत ही आता है अवंती के शासक में, ठीक है। इस पर हमने पहले भी बात की है कि अवंती के जो रूलर या शासक हैं, तो अवंती के शासक कौन, चंड प्रद्योत। तो ये जो चंड प्रद्योत हैं, अवंती उस समय एक राज्य के रूप में था अलग, तो उसके शासक थे। अशोक इसके गवर्नर रहे हैं इसके समय में, बिंदुसार के समय में। फिर अशोक अवंती के शासक नहीं है, अशोक पूरे मगध साम्राज्य के शासक हैं, और चूंकि ये यहाँ किस में मिल चुका है, अवंती मगध में मिल चुका है, तो अलग से इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अलग राज्य के रूप में या अलग सत्ता के रूप में, इसीलिए अवंती के शासक कौन नहीं कहे जा सकते हैं, अशोक। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शिशुनाग ने क्या किया था, नंदीवर्धन को हराकर, ठीक है, और इसे किस में मिला लिया, ठीक, तो मगध में मिला लिया था। ये आपकी कहानी जो है वो हो जाती है चंड प्रगोत की। इसके अलावा हम देखें तो मौर्य और मध्य प्रदेश का, तो अवंती राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक लगभग 11 साल तक अवंती के गवर्नर के रूप में रहे हैं, ठीक है, तो 11 साल तक गवर्नर रहे हैं। अशोक ने विदिशा की व्यापारी की पुत्री कुमार देवी या महादेवी से विवाह किया। अशोक के पुत्र महेंद्र और संगमित्रा, तो महेंद्र इनके बेटे और संगमित्रा इनकी बेटी थी। अशोक के शासनकाल में कुणाल उज्जैन का प्रांतीय शासक था। देखो अब समझना अच्छे से, अशोक जो हैं अपने पिता बिंदुसार, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे बेटा, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए, तो बिंदुसार आते हैं, और बिंदुसार के बाद इनका बेटा अशोक आता है, ठीक है। अब बिंदुसार के समय अशोक कहाँ के गवर्नर थे, ठीक है, तो अशोक जो है वो अवंती के गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। ऐसे अशोक के समय, ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं, जो अशोक थे उनके समय इनका बेटा जो कुणाल था, ठीक है, ये कहाँ का, सही लिख दूं, ये अवंती का गवर्नर हुआ करता था अशोक के समय कुणाल, और बिंदुसार के समय अशोक जो है वो अवंती के गवर्नर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी के दिमाग में।
तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो अशोक का जो शासनकाल था उस समय कुणाल जो इनका बेटा था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कुणाल जो है वो उज्जैन में प्रांतीय शासक के रूप में या गवर्नर के हुआ करता था। जैसे पूछ ले कि भाई बिंदुसार के समय अवंती के गवर्नर कौन थे? अशोक थे। ऐसे पूछ लें अशोक के समय अवंती के गवर्नर कौन थे? तो कुणाल आपको आंसर करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? कोई दिक्कत? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बढ़िया से। ठीक, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं मौर्यकालीन साक्ष्य, तो सांची स्तूप आप बहुत बढ़िया से जानते हैं कि सारीपुत्र और मुगलायन जो है इनकी अस्थियां रखी गई हैं, और अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। सांची के स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनरल टेलर ने 1818 में इन स्तूपों की खोज की थी। सांची कहाँ है? तो रायसेन में स्थित है। वैश्य टेकरी आप पढ़ चुके हैं, कानीपुरा, ठीक है, उज्जैन में है ये। तो वैश्य टेकरी, इसी को बौद्ध महास्तूप भी कहा जाता है, इनकी पत्नी कुमार देवी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अशोक द्वारा, क्योंकि कार्यकाल उस समय अशोक का ही है, लेकिन वास्तव में बनवाने वाली कौन है? तो इनकी श्री देवी, महादेवी, कुमार देवी यही है। कसरावत खरगोन जिले में है। इतवर्डी नामक टीले पर 11 मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। तुमैन का स्तूप अशोकनगर में है, पढ़ चुके हैं आप अच्छे से। देवर कोठार रीवा में है। पानगुड़ारिया सीहोर में है। अंधेर रायसेन में है। सोनारी रायसेन में है। और भोजपुर के स्तूप, भोजपुर नहीं, भोजपुर के स्तूप विदिशा में है, जबकि भोजपुर शिव मंदिर रायसेन में है। ठीक है, और भरूच स्तूप आप जानते हैं भरूच सतना में है। और अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे 1873 में इन्होंने भरूच स्तूप की खोज की थी। देखो, भरूच स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन दोनों में बोले तोरण द्वार या रेलिंग जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अवशेष वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता और प्रयाग संग्रहालय प्रयागराज में संग्रहित किए गए हैं भरूच स्तूप के। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अशोक से संबंधित वैश्य टेकरी, इससे पहले सांची, इसके अलावा कसरावत, इसके अलावा तुमैन, इसके अलावा देवर कोठार रीवा, ठीक है, फिर पानगुड़ारिया कहाँ? सीहोर में, ठीक है, अंधेर और सोनारी रायसेन में, स्तूप और भोजपुर विदिशा में, ठीक है, और भरूच स्तूप कहाँ? सतना में। ये मिल जाते हैं। फिर अशोक के कुछ अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शन। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, कसरावत अभिलेख कहाँ होगा? कसरावत खरगोन में। सांची अभिलेख, काली तलाई अभिलेख जबलपुर। गुर्जरा अभिलेख हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, दतिया में था। अशोक का नाम अशोक मिलता है यहाँ पे। रूपनाथ जबलपुर, ठीक है। अशोक के पुरुषार्थ और कर्म की जानकारी मिलती है। अब गुहालेख यानी केव इंस्क्रिप्शन, तो आपको मैंने बताया था कि सारोमारो, ठीक है, तो सारोमारो केव इंस्क्रिप्शन कहाँ? शहडोल में, लेकिन सारोमारो की गुफाएं सीहोर में। तो ठीक है, फिर मारा, तो मारा की गुफाएं, तो ऐसे याद कराया था, मारा तो सींग से मारा, तो मारा केव्स जो है वो सिंगरौली में स्थित है। ये आपका किससे संबंधित हो जाता है? अशोक और मध्य प्रदेश, या कहें कि मौर्य वंश जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। देखो सीधी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य का कोई खास लेना देना मध्य प्रदेश से नहीं था। ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपने गुरु आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। जब इनके टाइम पीरियड में यहाँ पर अकाल पड़ जाता है तो उस अकाल से ये काफ़ी दुखी होते हैं, और उसी के चलते क्या किया था इन्होंने? अपने बेटे बिंदुसार को शासक बनाया, और ये कहाँ चले जाते हैं? तो ये श्रवण बेलगोला चले जाते हैं भद्रबाहु के साथ में, और वहीं पर संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग देते हैं। इसके बाद बिंदुसार के समय में इनका बेटा अशोक जो है वो उज्जैनी का, सही बोलें तो अवंती, उज्जैनी नहीं बोल के अवंती के गवर्नर बनते हैं ये, ठीक है। फिर अशोक का शासनकाल आता है, तो उसके समय में कौन? कुणाल जो है किसके गवर्नर? तो अवंती के गवर्नर के रूप में काम करते हैं। फिर अशोक ने यहाँ पे क्या क्या बनवाया, ये हमने सारी बातें आपको बता दी हैं, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं शुंग वंश पर। तो नेक्स्ट जो हमारा वंश है वो शुंग वंश है। उसकी बात करें तो शुंग वंश के जो संस्थापक हैं वो पुष्यमित्र
शुंग है, शुंग वंश। तो बेटा आप जानते हैं कि ये जो शुंग वंश था बेटा, अगर हम शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और आप लोगों को बेटा अगर याद आ रहा हो तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। कौन थे? अंतिम मौर्य शासक। तो अंतिम जो मौर्य शासक बृहद्रथ थे, इनकी हत्या करते हैं पुष्यमित्र शुंग, और इसके बाद ये शुंग वंश की स्थापना जो है वो कर देते हैं। और पुष्यमित्र शुंग के बाद में इनका बेटा अग्निमित्र आएगा, जो आपके मध्य प्रदेश के विदिशा का शासक रहेगा। इसके अलावा एक शासक यहाँ पे भागभद्र आएंगे, जिनके समय में हेलियोडोरस जो है वो कहाँ आएगा? विदिशा आएगा, और हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बनाएगा। और मैंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था मैंने आपसे कि हेलियोडोरस जो आया था, ठीक है, वो किसका राजदूत था? एंटियालकिड्स का। तो एंटियालकिड्स जो हैं वो कहाँ के शासक थे? तक्षशिला के। नहीं, मजा नहीं आया, और सोच लेना। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और भागभद्र, इनको आपको मध्य प्रदेश से संबंधित मानना है। और अगर हम बोले शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और इस देवभूति की बेटा हत्या करेंगे वसुदेव। कौन करेंगे? तो देखो, ऐसे नंद को महापद्म नंद ने, नंदीवर्धन को नंद ने मारा, महापद्म नंद ने, तो नंद वंश बनाया। और नंद वंश के घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो मौर्य वंश बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, बृहद्रथ को किसने हराया? इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। अब इनके साथ भी तो यही होना चाहिए। तो इस वंश के जो तो इस वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति, इनके जो अमात्य थे वासुदेव, वासुदेव ने इनको हराया और कौन सा वंश स्थापित किया? तो ये करेंगे कण्व वंश या कण्वा डायनेस्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कण्व वंश इसके बाद में आएगा। अभी बस हमें थोड़ा सा बस शुंग वंश की बात करनी है, ठीक है। तो आ जाते हैं शुंग वंश पे। बेटा देखिए, शुंग वंश संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। इसने अपनी दो राजधानी बनाई, एक पाटलिपुत्र और दूसरी अवंती राज्य में स्थित विदिशा। ध्यान रखना, तो पुष्यमित्र शुंग की एक राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र, और दूसरी क्या है? विदिशा। ठीक है। इसके शासनकाल में युवराज जो अग्निमित्र थे, विदिशा का शासक बनाकर भेज दिया, भैया तुम विदिशा देख लो। और कालिदास की जो रचना है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, कालिदास की कौन सी रचना है? मालविकाग्निमित्रम। तो मालविका और अग्निमित्र, इनकी जो प्रेम कहानी पे नाटक लिखा गया है वो कालिदास ने लिखा है। इसमें जो हीरो हैं वही अग्निमित्र हैं ये, ठीक है। और मालविकाग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन के साथ युद्ध कर एक विदर्भ के एक बड़े भाग पर, भाग है ये, माग नहीं है, पर अधिकार कर लिया और अपने राज्य की सीमा वर्धा नदी तक विस्तृत कर ली थी। सांची और भरूच स्तूपों में शुंग काल में ही सुधार किए गए, रेलिंग एलिंग तोरण द्वार बनवाए गए। क्लियर कट लिखा है, देखो अच्छे से ध्यान रखना, अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था। शुंग काल में इसकी चार दीवारी और तोरण द्वार जो है इनका निर्माण किया गया था। शुंग वंश के 8वें शासक भागवत या भागभद्र जो थे, ठीक है, इनके समय में एंटियालकिड्स के यूनानी राजदूत कौन आते हैं? हेलियोडोरस आएंगे और इन्होंने वेशनगर विदिशा में भगवान विष्णु को समर्पित एक गरुण ध्वज स्तंभ, ठीक है, तो हेलियोडोरस गरुणा पिलर जो है इसे खाम बाबा या खम्ब बाबा के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण कराया था। और इसका उत्खनन कार्य HF लेख और RC भंडारकर द्वारा किया गया था। मतलब इसे खोजा किसने था? तो HF लेख और RD भंडारकर जो थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या वसुदेव कण्व के द्वारा कर दी जाती है। और ये कौन सा वंश स्थापित कर देते हैं? तो ये कण्व वंश जो है वो स्थापित कर देते हैं। तो ये कहानी है आपकी शुंग वंश से संबंधित। इस पर कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, तो इसको आप याद रखिएगा अच्छे से।
ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस 2 मिनट और सुन लीजिए, फिर मैं आपको छोड़ दूँगा। हमने जो बात की बेटा, शुरू से अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने कहा कि इतिहास को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो पीरियड है वो क्या है, ठीक है, ठीक, तो कहाँ चला गया पता नहीं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरा हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल में कौन सा फेज, तो ये जो पाषाण काल है ये प्रागैतिहासिक काल का ही है। और प्रागैतिहासिक काल में बेटा प्री हिस्टोरिक पीरियड में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध ही नहीं थे, रिटर्न एविडेंस नहीं थे, सिर्फ क्या थे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे, यानी पुरातात्विक साक्ष्य थे। इस काल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल पाषाण काल है, यानी कि स्टोन एज है, और स्टोन एज को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एक पुरापाषाण काल, ठीक है, एक मध्यपाषाण काल, एक नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक, ठीक है, और मध्यपाषाण यानी मीजोलिथिक, और नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक। और जो पुरापाषाण काल था वो 10 लाख से 10,000 के बीच का था, और इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जबकि मध्यपाषाण काल जो है वो 10,000 से 7,000 BC तक का है, और तीसरा नियोलिथिक पीरियड जो है वो कहाँ से, 7,000 से 1,000 BC तक का है। फिर इसके जो पहला पार्ट था पुरापाषाण या पैलियोलिथिक पीरियड, उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड 10 लाख से 1 लाख BC तक का है। फिर दूसरा मिडिल, ठीक है, तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो 1 लाख से 40,000 का, और तीसरा जो है वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड 1 लाख से लेके, ठीक है, तो ये यहाँ 40,000 हो गया, और 40,000 से 10,000 BC तक का हो जाता है। फिर इसके बाद मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल जो है हो जाता है। तो ये तो हमारी किसकी बात है, प्रागैतिहासिक काल की। फिर इसके बाद कौन सा आता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसमें लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे, यानी फिर से किस पे डिपेंडेंट हो गए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या सोर्सेस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करें तो तीसरा पीरियड हिस्टोरिक पीरियड जो 600 BC के आसपास का होता है, और यहीं से आपका क्या शुरू हो जाएगा, हिस्टोरिक पीरियड से महाजनपद काल जो है वो शुरू हो जाता है। फिर वैदिक काल शुरू होता है अगर हम ऊपर से प्रागैतिहासिक के बाद में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के कोई साक्ष्य तो हमारे यहाँ है नहीं। वैदिक पीरियड की बात करें तो ओवरऑल 1500 से 600 BC तक की आती हैं, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ प्राचीन जनपद थे जिनके आधुनिक नाम हुआ करते थे, जैसे टुंडीकर, दमोह, ठीक है, वत्स, ग्वालियर, अनूप, निमाड़ हुआ करता था, और बता जल्दी से, दसार्ण, विदिशा और अनलपुर, शिवपुरी, ठीक है, ये आपके क्या थे, कुछ जनपद थे, और इनके वर्तमान नाम जो है वो हुआ करते थे। इसके बाद जब हम आगे आते हैं वैदिक काल के बाद में, तो हम किस पीरियड में आ जाते हैं, महाजनपद पीरियड में। और महाजनपद पीरियड में मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 किताबें हैं जिनसे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है महत्वपूर्ण। उनमें से एक है अंगुत्तर निकाय और एक है भगवती सूत्र। तो अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट से संबंधित है, और भगवती सूत्र जो है वो जैनिज्म से संबंधित है। इसमें मध्य प्रदेश के 2 महाजनपद, एक चेदी और एक अवंती की जानकारी मिलती है। और चेदी बुंदेलखंड वाला रीजन है, खजुराहो। और अगर हम अवंती की बात करें तो उत्तरी दक्षिणी अवंती, ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, किसने क्या क्या किया। इसके बाद इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो कौन सा वंश, तो मौर्य वंश और अशोक की बात कर लेते हैं। इस पर हमने आपको बता दिया। और उसके बाद इस वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कौन करेंगे, पुष्यमित्र शुंग करेंगे, और पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना करेंगे। इन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा विदिशा को राजधानी बनाया, फिर अपने बेटे को इन्होंने यहाँ पे शासक बना दिया। इन्हीं पे बुक लिखी गई है मालविकाग्नि मित्रम। और इसके बाद शुंग वंश के 8वें शासक भागभद्र के समय क्या आए, एंटियाल किड्स के जो राजदूत थे वो हेलियोडोरस आए, इन्होंने गरुड़ स्तंभ बनाया, इसी को खामबाबा भी कहा जाता है। और विदिशा का नाम दसार्ण, विदिशा, भेलसा, वेशनगर, ये सब आपको प्राप्त होते हैं। और इस वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या, ठीक है, कौन करेंगे, वासुदेव कण्व करेंगे। और ये कौन सा वंश स्थापित कर देंगे,
कर्ण वंश जो है वो स्थापित कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा सातवाहन आएंगे इस वंश के बाद में, जो मध्य प्रदेश से संबंधित रहेंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद।